गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपको याद होगा बहुत अरसे पहले के लाइफस्टाइल के अंदर, अभी भी शायद होता होगा, कि अगर मतलब अम्मी ने अपने अपने लिए जोड़ा बनाया, ठीक है जी, अब वो जोड़े में से थोड़ा सा पीस बच गया तो छोटी मुन्नी का फ्रॉक भी उसी में बन गया, और फिर एक थोड़ा सा पीस बच गया तो वो जो एक कुशन का कवर जरा खराब हो गया था तो वो कुशन का कवर भी वही बन गया। तो अब एक दिन अम्मा ने, छोटी गुड़िया ने और कुशन कवर, मतलब तीनों एक ही कपड़ों में है। तो हमारे जो सेट डिजाइनर हैं उन्होंने भी आज कुछ ऐसा ही किया है। ये सोफे में से जो कपड़ा बचा था उन्होंने कहा तौसीक हैदर का कुर्ता बनवा देते। तो अब आज ये सोफा और मैं बिल्कुल ऐसे मैचिंग मैचिंग, वो जो अम्मी और मुन्नी का फ्रॉक था ना, तो ये सोफा और मुन्ने का फ्रॉक नहीं, कुर्ता बन गया है। लेकिन आज इस बात को करने का मकसद ये था कि आपने अपनी वार्डरोब में या अपने सूटकेस में कोई बक्सा शक्सा खोलें, वो कोई पुरानी कोई शर्ट, कोई पुरानी कोई साड़ी का पीस, कोई शलवार कमीज, कोई जोड़ा, कोई सबसे पुराना क्या आपकी वार्डरोब में चीज है, उसको आपने निकालना है। लेकिन इसके बाद काम अब शुरू होता है, उसको निकाल के उससे जुड़ी यादों को याद करना है। हम जिंदगी के झमेलों में इतना तेजी से बहे चले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कितना अच्छा वक्त, कितने प्यारे लोग, कितनी अच्छी दोस्ती, रिश्तेदारी कहीं ऐसी धुंधली सी यादों का हिस्सा है। वो कपड़े, वो कोई दुपट्टा, वो कोई जूता जो आपके घर में, कमरे में मौजूद है साल हा साल से, उससे जुड़ी यादों को आज आपने याद करना है। और क्या ही अच्छा हो कि उन यादों से जुड़े लोगों को कोई फोन ही कर दें, कोई सलाम करने चले जाएं, चाचा जी को, मामू जी को, फुफ्फो जी को। ये है आज की असाइनमेंट। आपको हम बताते हैं कि आज हम लेके आए हैं क्या आपके लिए। राइजिंग पाकिस्तान में आज होंगे जनाब ट्रेनर काशिफ, गुरु काशिफ, और कहा सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आज मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है, आपको उसी वक्त ऑन लोकेशन बताऊंगा। तो लेट्स सी क्या होने जा रहा है। उमूमन मुझे कोई असाइनमेंट दे देते हैं कि तौसीफ भाई अब आप ये करके दिखाएं, लेकिन आज ये पिशावरी चप्पल और ये कुर्ता और इसके साथ मेरा ख्याल है एक्सरसाइज का कोई सीन तो नहीं बन सकता। वैसे ये भी आज हम काशिफ से पूछेंगे, व्हाई नॉट जिम का ये वार्डरोब, ये ट्रैक पैंट्स और शर्ट ही क्यों होती है, ये भी एक पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा रिबेका है, आपके लिए लेकर आएंगे 3 अच्छी अच्छी खबरें। सेगमेंट है हमारा गुड न्यूज का, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ आज होंगे अरजान। और अरजान ने कहा तौसीक अंकल आपको पता है कंप्यूटर क्या, बच्चों वाले सवाल करता है लड़का। ऑफ कोर्स मुझे पता है कंप्यूटर्स क्या है। जब उसने मुझसे पूछा और मैंने बताया कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं तो वो हंसने लग गया और उसने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर होता क्या है। जब उसने मुझे बताया कंप्यूटर क्या होता है तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ी मजेदार कहानी है, ये हमें राइजिंग पाकिस्तान के अंदर अनफोल्ड और शेयर जरूर करनी चाहिए। तो आज मेरे क्लास फेलो अरजान आ रहे हैं और आपको बताएंगे कि ये चीज जो हम हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में आ गई है, इसकी असल कहानी क्या है, कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है। इसके अलावा क्या है जी हमारे पास, इसके अलावा इधर आए ना जरा, इधर आए ना जरा, इधर आए ना। अब किस पे आ गए, 1 2 3 4 सब कुछ मिक्स हो गया। अच्छा इधर है जी 2 पे, ओके। अच्छा जी, इसके बाद और क्या है, इसके अलावा जनाब मुस्तफा है। नौकर वोटीदा नहीं, मुस्तफा नौकर वोटीदा नहीं है, वो मुझे उसके अंदर एलिमेंट्स और जरासीम पूरे हैं कि जिस दिन मुस्तफा की शादी होगी वो नौकर वोटीदा ही बनेगा। लेकिन आज वो प्रोफाइल करने जा रहे हैं इस सुपर डुपर हिट पाकिस्तानी सिनेमा की फिल्म को, नौकर वोटीदा। और इसके अलावा एक और फिल्म भी है और सेगमेंट है हमारा फिल्मी जिसके अंदर हम पाकिस्तानी सिनेमा को, इसके लेजेंडरी काम को, इसके लेजेंडरी अदाकारों, हिदायतकारों, मौसीकारों, गुलकारों को ट्रिब्यूट देते हैं। और क्या है जी, और क्या है जी, अरजान हो गया, काशिफ हो गया, रिबेका हो गई। अरे मेन गेस्ट तो मैं आपको बता रहा भूल ही गया। अब कौन से कैमरे पे हैं आप? अब्राकडाब्रा, अब आ गए हम, मेरा ख्याल है 4 के ऊपर, नहीं जी 1 के ऊपर। कैमरामैन हाथ खड़ा करें जिस कैमरे पे मैं हूं। आसिफ, थैंक यू वेरी मच, कैमरा 1 आज हमारा जरा टेली लाइट्स का थोड़ा गेम चल रही है। ओके, तो हमारी मेन गेस्ट हैं आज सिद्दीका मलिक साहिबा, जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और इन्होंने हमारा जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का विरसा है, खासतौर पे हमारी एम्ब्रॉयडरीज,
उनको एक नई जिंदगी दी। हमारे सिंध और पंजाब के अंदर जो ख़वातीन एम्ब्रॉयडरी करती हैं, बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का अपना ही एक हुस्न है, लेकिन इन्होंने ख़ास तौर पे सिंध और पंजाब के उन गोट गांव में जाके उन ख़वातीन की एम्ब्रॉयडरी को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और वो टांके, वो स्टिचेस, वो एम्ब्रॉयडरी का फ़न जो अब मरता चला जा रहा था, उसको रिवाइव किया। बहुत ही पैशनेट और दिलचस्प खातून है, इनसे आज आपको राइजिंग पाकिस्तान में मिलवाऊंगा। ये सब आज के शो में मेरी और मेरी टीम के पास आपके लिए चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कहानी शुरू करेंगे अरजान से, जो हमें बताएंगे कि कंप्यूटर्स असल में होते क्या हैं। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे क्लास फेलो अरजान मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के ऊपर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। जो तुमने मुझसे सवाल किया था ना टेलीफोन पे, अब मैं तुमसे जवाबी सवाल करूंगा। कंप्यूटर्स क्या है? स्लाइड्स में। स्लाइड्स में। अच्छा जी, पहली स्लाइड क्या कहती है? आज मैंने जान के ही उठना है कि कंप्यूटर क्या होता है। ओके उस्मान अंकल, जरा स्लाइड प्ले करें। व्हाट इज कंप्यूटर? बिल्कुल ठीक है जी, जी बताइए। ये कंप्यूटर्स के जो मतलब जो उसका हमारा जो पीसी होता है, जो स्क्रीन होती है, उसके अलावा जो उसका बोर्ड होता है, जो सीपीयू होता है, उसके पार्ट्स हैं उसके अंदर। मैं कुछ पार्ट्स के नाम ले लेता हूँ। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सिस्टम को जो कूल करने के लिए जो होता है एक सिस्टम, वो है हीट सिंक वाला, और फिर एक हार्ड ड्राइव है, और इसमें एक रैम मॉड्यूल्स हैं। तो ये सारे स्टोरेज, कुछ स्टोरेज के लिए हैं, रैम जैसे कि मदरबोर्ड, और जो इसमें हार्ड डिस्क वाले वो स्टोरेज के लिए है, और रैम जो आपकी फ़ोन फ़ोन के कंप्यूटर के लिए स्पीड होती है, उसके लिए रैम होती है, और जो हीट सिंक वगैरह है वो उसके टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए होती है। हाँ, तो ये सब कुछ उसके सीपीयू के अंदर होता है। मतलब जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के लिए, वो सीपीयू के अंदर ही होती है। ऑल राइट जी, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अच्छा, अब जब कंप्यूटर्स नए नए आए थे तब तो ये बहुत मतलब बड़े बड़े होते थे, लेकिन और ये उतना तेज़ काम भी नहीं करते थे, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो ऊपर वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 1975 में एक बड़ा सा कंप्यूटर होता था और उस पर एक कीबोर्ड लगा होता था, और आजकल 2021 में, आजकल के ज़माने में, एक छोटा सा एक टैब है और उसमें सारी चीज़ें जो उस वक्त एक कंप्यूटर करता था। तो अरजान, ये नीचे क्या है? 1956 से 2013। अच्छा, ये जो 1956 वाली जो स्लाइड है, इसमें आप देखें एक बड़ी सी मशीन है, और वो स्टोरेज की मशीन है, और उसमें से 5 MB इतना होता है कि आप अपनी कोई एक अच्छी सी पिक्चर बस वो स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जो दूसरी वाली पिक्चर थी, उसमें एक छोटी सी एक हाथ जितनी बड़ी एक हार्ड डिस्क थी, जिसमें 4 TB की पिक्चर थी, जिसमें आप 5 MB की लाखों तस्वीरें स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो पिछले तकरीबन 50-60 साल का सफर, साइज में टेक्नोलॉजी छोटी होती गई है और कैपेसिटी में बड़ी होती गई है। और वो तो 2013 वाली पिक्चर है। आजकल 2021 में इससे भी बड़ी चीज़ें आ चुकी हैं। वो 4 TB की थी, आजकल 10 और 20 TB की भी आ चुकी हैं। वाह, तुम्हारे पास कितनी तस्वीरें हैं? मेरे पास मैंने कभी गिनी नहीं है, हजारों लाखों होंगी, बहुत सारी होंगी, है ना? अच्छा, कैन यू गेस, मेरा फोन किधर है? मेरा फोन उधर कहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, कैन यू गेस मेरे फोन में मेरे पास कितनी तस्वीरें? आपके पास 1000 के अराउंड होंगी, या शायद इससे भी ज्यादा। 1000? मेरे पास सिर्फ 200 तस्वीरें। अच्छा, हाँ। अच्छा, मेरा ये कहना है कि जो इतना डाटा हम इकट्ठा करके रखते हैं, मतलब इसका फायदा क्या है? जिंदगी में 200 तस्वीरों के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर सकती है। नहीं, अब देखिए, जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ आपके लिए तो नहीं होता ना, आपकी पिक्चर्स वगैरह ये तो नहीं होता ना। बाकी आपका जो जैसे कि आप शो करते हैं, आपको इसके लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह बताती हैं, कुछ चीज़ें प्लान करते हैं, उसके लिए वो भी एक तरह से डाटा ही काउंट होता है। डाटा है जी, आपके डॉक्यूमेंट्स जी। अच्छा, बहुत से लोग तो पूरी किताबें उसमें रखते हैं। और आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें फाइल्स बनानी होती है, असाइनमेंट बनानी होती है, वो सारी डाटा में काउंट होती है। तो ये बड़े अच्छी चीज़ क्लियर हो गई कि डाटा से मुराद सिर्फ तस्वीरें या वीडियोस ही नहीं है, उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन की दुनिया है, जो कि डॉक्यूमेंट्स, किताबें, असाइनमेंट्स, आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड सारी चीजें भी उसमें आ सकती हैं। अच्छा, पहले पुराने मतलब जो पुराने टाइम्स होते थे, उसमें जो ज़्यादातर डाटा होता था वो हैंड रिटन फॉर्म में होता था, फाइल्स में लिखा होता था और लिखा होता था हैंड रिटन। आजकल इस तरह की फॉर्म में होता है डाटा,
जो कि कंप्यूटर की टाइप हुआ हुआ होता है और प्रिंटेड होते हैं और बाकी सारी जो और अब तो पूरी दुनिया में पेपरलेस ऑफिसेस का कॉन्सेप्ट आ जी। गया। ऐसे दफातर हैं कि उसमें एक कागज का टुकड़ा भी नहीं है, जी। सब कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और क्या लेके आए अरजान हमारे लिए? अगली स्लाइड क्या है? ये क्या है जी? अच्छा, कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं पूरी दुनिया में, उनमें से कुछ ये हैं कि वो बहुत स्पीड से काम करते हैं, मतलब तेज़ होते हैं, और जितना एडवांस कंप्यूटर होता है तेज़ होता है। फिर उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, वो मेमोरी उसकी बहुत होती है। और फिर वो ऑटोमेशन, यानी कि वो काम तेज़ी से जो भी काम आप उसको करते हैं वो एक तो तेज़ी से कर देते हैं और फिर उसको ऑटोमेटिकली कर देते हैं, कोई कैलकुलेशन वगैरह होती है नंबर्स की। इसके बाद आती है रिलायबिलिटी, वो काम जो आप उसको देते हैं वो एक्यूरेटली कर देता है, और अगली भी एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेटली उसको कर देता है। ठीक है। फिर इसके बाद आती है डिलीजेंस, यानी कि वो जो काम है वो इतना मतलब प्रिसाइजली करता है कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, अगर होती भी तो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इंटरेस्टिंग। तो ये खुसूसियात होती हैं एक कंप्यूटर की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फेमस हुआ है। एग्जैक्टली। और जिस इंसान में ऐसी खसूसियात आज हम कहते हैं यार ये तो कंप्यूटर टाइप बंदा है, इसीलिए कहते हैं। कहते हैं ना कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई बंदा इंटेलिजेंट होता है तो हम उसको कहते हैं तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर की तरह। तुम्हारा इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी, आगे क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अच्छा, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है एक। तो ये मेन फ्रेम वैसे आजकल तो बहुत कम मतलब यूज़ होते हैं, लेकिन कम यूज़ होते हैं। ये होते हैं बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, और है। इसका साइज एक कमरे जितना भी हो सकता है। ओके। और फिर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही होता है और उससे ज़्यादा तेज काम करता है, लेकिन ये साइज में थोड़ा छोटा होता है। ओके। और तीसरा है वर्कस्टेशन कंप्यूटर। अच्छा, तो ये जो कंप्यूटर होता है वर्क स्टेशन वाला, ये नॉर्मल ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है, ये घर में यूज़ नहीं होता, और थोड़ा महंगा होता है, मतलब और बंदे इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन घर में यूज़ लेकिन होता है। प्रोफेशनल कामों के लिए प्रोफेशनल ज्यादा कामों के लिए। इस्तेमाल होता है। डिजाइनर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, आर्किटेक्ट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो प्रोफेशन है, टेलीविजन की इंडस्ट्री, हमारी एडिटिंग जी। वगैरह, IMAX और इस तरह वर्क स्टेशंस, प्रोफेशनल वर्क स्टेशंस पे जी, ये काम होता है। Exactly. और वो जो बाकी दो टाइप्स मैंने बताई हैं, वो जो टाइप्स होती हैं वो ज़्यादा बड़ी जो कंपनी, बहुत बड़ी जो कंपनीज होती है जैसे कि गूगल वगैरह, ये कंपनी उस टाइप के कंप्यूटर यूज़ करती हैं, और वो आम बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और ऑफिस भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो काफ़ी महंगा होता है। ओके ओके। अच्छा जी, आगे क्या है जी? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके। अच्छा, तो सबसे पहला टाइप है पीसी, जो आप अपना नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है एप्पल का, जो एप्पल का आपने सुना होगा मैक। एप्पल का एक स्पेशल लैपटॉप है, बस उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है पीसी और उसमें, बस वो है। इतना फ़र्क है कि उसको एप्पल ने डिज़ाइन किया हुआ है मैक को, और पीसी को किसी और कंपनी से, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने डिज़ाइन किया होता है। ठीक है। और इसके बाद आता है और लैपटॉप। कंपटीशन भी चलता रहता है ना कि जी यू नो आप मैक पर्सन हैं या जी, पीसी पर्सन हैं? मुझे मैक ज़्यादा पसंद है। अच्छा। नहीं, मतलब पर्सनली मुझे मैक, मतलब ज़्यादा एप्पल की पसंद? एप्पल की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। हाँ, ओके ओके। अच्छा जी, हाँ जी। और इसके बाद उसी स्लाइड पे जाएं, और टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। जरा उसी स्लाइड पे उस्मान अंकल जल्दी से चले अच्छा। जाएं। हाँ जी, अगली दो भी जरा क्विकली आप बता दें। क्या है लैपटॉप, जी? यानी कि लैपटॉप लैपटॉप जो कंप्यूटर, normal- ऑफ कोर्स लैपटॉप और से टैबलेट सब और आगे- स्मार्टफोन, जो आपके फोन्स वगैरह होते हैं। अच्छा, स्मार्टफोन भी पूरा एक कंप्यूटर है एक तरह से। जी, मतलब लेकिन उसका साइज बहुत छोटा होता है, वो नॉर्मल हर बंदा यूज़ कर रहा होता है आजकल। यानी एक जो मेरा लैपटॉप काम कर रहा है, प्रीटी मच वही काम सारे मैं अपने जी। फोन पे भी कर सकता बस फ़ोन में इतनी ये चीज़ है कि आप कॉल कर सकते हैं, उससे टेक्स्ट ज़्यादा कर सकते हैं। हूँ। ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा जी, स्मार्ट डिवाइसेस आर आल्सो कंप्यूटर्स, वही जो अभी हम बात कर रहे हैं। जी। एग्जैक्टली कि स्मार्टफोन भी आपका पूरा कंप्यूटर हो सकता है, बल्कि होता है। अच्छा, ये इसमें फ्रिज और मशीन की, वॉशिंग मशीन की एग्जांपल दी हुई थी। तो ये फ्रिज जो होता है वो अपने जो टेम्परेचर होता है फ्रिज के अंदर, और जो कूलिंग होती है, और चीज़ों की क्या मतलब ख़राब तो नहीं हो रही कोई, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वो ओनर को बताता रहता है बाय इंटरनेट के थ्रू। और मशीन भी कि कितना पानी डालना है, कितना सर्फ डालना है, ये सारी चीज़ें ओनर को बताती है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू। जी, और आप बैठे होते हैं ऐसे सांप बन के, आप बैठे हुए हैं आराम से सोफे। आराम से, और टिक 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 सब कुछ कंप्यूटर कर रहा है। वैसे मेरा तो ख्याल है बड़ी बोरिंग जिंदगी होगी अगर हम जितना ज्यादा हमने अपने आप को डिजिटाइज कर दिया अरजान, जितना ज्यादा हमने आपको कंप्यूटराइज्ड कर दिया, आई डोंट नो, मैं तो जिंदगी काफी बोरिंग नहीं हो जाएगी? तो इसके लिए आप फिटनेस वाला सेगमेंट देखा करें। इसके लिए राब्ता करें गुरु काशिफ से और बैलेंस आउट करें। अच्छा सुधीर भाई, कोई रह गया है स्लाइड हमारे पास? इन ये जनरल लास्ट स्लाइड है, मतलब इन जनरल कंप्यूटर्स आर एवरी, मतलब उसमें एग्जांपल दे रहे हैं आप, प्लेन है, उसमें फ्रिज है,
और रेडियो कैमरा इन सब में कंप्यूटर्स मतलब डायरेक्टली कंप्यूटर इन्वॉल्व ना हो, आप कीबोर्ड और माउस लगा के काम ना कर रहे हो, लेकिन वो इन्वॉल्व होता है अच्छा, कंप्यूटर कार भी में। मुझे नजर आ रही, कार के अंदर भी कंप्यूटराइज्ड काम होता है ना? जी, कार के अंदर जो आपके स्पीड के लिए जो शो कर रहा होता है मीटर, और जो पेट्रोल की क्वांटिटी शो कर रहा होता है, वो सारा मतलब कंप्यूटर ही शो कर रहा होता है, कैलकुलेशंस वगैरह जो कर रहा होता है स्पीड की। और ये और अब सारी जो हाइब्रिड कार्स हैं और मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, टेस्ला एंड ऑल द जी, जी। रेंज, उसके अंदर तो फिर कंप्यूटर का जी, काम ज़्यादा काम है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रज़ान, थैंक यू वेरी मच। Thank you. कंप्यूटर की एक अलग कहानी हमें आज रज़ान ने सुनाई। हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रेबेका हमारे साथ होंगी और लेकर आएंगी हमारे लिए 3 अच्छी खबरें। सेगमेंट है गुड न्यूज़। वैसे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी गुड न्यूज़ हैं, इसलिए कि कुछ अरसे से जब से हमने आपको कहना शुरू किया, आप अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों को न सिर्फ ढूंढने लगे हैं बल्कि उन पे शुक्र भी अदा करने लगे हैं, और इससे मल्टीप्लाई होती हैं ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें। लेकिन फिर भी दुनिया में क्या कुछ अच्छा हो रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ रेबेका अब्दुल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग रेबेका। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है जी दुनिया में? बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं। और तौसीक, जो जिस तरह अभी आपने एक रेफरेंस दिया है कि शुक्र अदा करना इट्स फुल ऑफ ब्लेसिंग, लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी मुझे लगता है कि जो पॉजिटिविटी है ना, वो भी जनरेट होती है। बिकॉज व्हेन यू थिंक लाइक समथिंग इज हैपनिंग गुड अराउंड यू, तो वो एक पॉजिटिव किक आपको मिलती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल So, बिल्कुल ठीक। बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ के जानिब। गुज़िश्ता बरसों में लड़कियों को, गुज़िश्ता बरसों से लेकर अब तक लड़कियों को इल्म के जेवर से आरास्ता करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सतह पर काम हो रहा है। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इस गुड न्यूज़ में एक ऐसे शख्स से जिसका ताल्लुक ना ही किसी सरकारी इदारे से है और ना ही किसी गैर सरकारी तंजीम से इनका ताल्लुक है। 29 साला अरब शाह पेशावर के रहायशी हैं और पेशे के एतबार से रिक्शा ड्राइवर हैं। अरब शाह अपने इलाके में मौजूद बच्चियों को स्कूल दूर होने की वजह से अपने रिक्शे पर रोज़ाना फ्री राइड देते हैं। इनका मानना है कि तालीम हर लड़की का हक है और स्कूल दूर होने की वजह से कोई लड़की अपने बुनियादी हक से महरूम ना रहे, इसलिए वो लड़कियों को स्कूल मुफ्त ले जाते हैं और वापस घर भी लेकर आते हैं। अरे वाह, क्या जबरदस्त आपने खबर सुनाई है या। भाई अरब शाह, आपको हमारा सलाम है। और आप देखें ना, ये मतलब आजकल के देखिए कहते हैं मटेरियलिस्टिक दौर में वो कहते हैं ना जी, ओ पैसे के बगैर तो कोई सलाम भी नहीं करता, यू नो। हम कहते हैं कि यार हर कोई अपनी मतलब से बात करता है, और लेकिन बिल्कुल बेलॉस, इसको कहते हैं बेलॉस, किसी गर्ज के बगैर, किसी इंटरेस्ट के बगैर, किसी फायदे के बगैर। लेकिन असल में देखा जाए तो अरब शाह को अपने माशरे का, अपने मुल्क का जो फायदा नजर आ रहा है ना, अपनी अगली जनरेशन का फायदा उन बच्चियों को तालीम दिलवाने में जो नजर आ रहा है, उसको पैसे में कंपैरिजन ही नहीं है। और तौसीक देखिए, एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम कहते हैं कि अगर हमें किसी के लिए कुछ करना है, जिस तरह अगर हम बात करें कि एक जगह से दूसरी जगह बच्चियों को स्कूल छोड़ के आना क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें वो ये नहीं देख रहे कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास कैपिटल मौजूद नहीं है। उन्होंने सोच लिया, उनके पास जो वसाइल थे उससे भी उन्होंने कितना अच्छा काम किया। दिस मैटर्स। और जो हम कहते हैं ना कि छोटी सी दुनिया में बड़ा सा काम करें, तो अरब शाह ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं एक दिन बड़ा होऊंगा और मैं कोई एनजीओ बड़ी गाड़ी ले लूंगा, तो या मैं कोई, मेरे पास बहुत से पैसे होंगे तो मेरे पास एक और रिक्शा, मेरे पास 10 रिक्शे हो जाएंगे तो उसमें से एक रिक्शा फिर मैं बच्चियों के स्कूल। नहीं, उसने कहा जो मेरे पास वसाइल हैं, जैसे रेबेका ने कहा, इसी में रहते हुए मैं छोटा सा कुछ क्या कर सकता हूँ, और वो छोटा सा कुछ बहुत बड़ा सा कुछ, और वही आज की गुड न्यूज़ है। सो बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़ की जानिब। आजकल हम सभी जो है कोरोना से बात शुरू करते हैं और कोरोना पे ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। लेकिन इस पेंडेमिक में तौसीक हमने देखा है कि बहुत सी, अपने ही गुड न्यूज़ के सेगमेंट में हमने बहुत सी पॉजिटिव और अच्छी न्यूज़ जो है उनको भी शामिल किया है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 4 साला अरीश फातिमा ने अपने वालिद को जब वर्क फ्रॉम होम करते देखा तो वो बड़ी हैरान हुई और उन्होंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है शो किया और अपने वालिद को ऑब्जर्व करने लगी। अरीश की दिलचस्पी को देखते हुए इनके वालिद ने इनको कंप्यूटर के बारे में बताना शुरू किया। अरीश ने अपनी जहानत से अपने वालिदैन को हैरान कर दिया, जिसके बाद इनके वालिद ने इनको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एग्ज़ाम दिलवाया। तो अरीश ने 831 पॉइंट्स स्कोर करके तारीख रकम कर दी और अब अरीश दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन चुकी हैं। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू अरीश। अरे अरीश,
क्या बात है भाई, मैंने तो अरीश तुमसे ऑटोग्राफ लेना है ना। She's so young, प्लीज हाँ। मैंने अरीश तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवानी है। ये जरूरी है सेल्फी। स्टार्स के साथ तो सेल्फी खिंचवाने का दिल करता है ना भाई। जबरदस्त काम किया अरीश फातिमा ने। और देखिए तौसीक कितना मुश्किल है जब हम बात करते हैं ना कंप्यूटर की, मतलब थोड़ा बहुत तो आजकल हम सब बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन हम सबको थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन 4 साल की उम्र देखें और माइक्रोसॉफ्ट यस सर्टिफाइड प्रोफेशनल, मतलब कुछ यकीन सा नहीं आ रहा मुझे, लेकिन चलें आप कह रही हैं तो नहीं मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उम्र के साथ जब हम देखते हैं ना किसी के सर्टिफिकेट को, तो वो चीज़ बड़ा हैरान करती है। असल में रिबेका चक्कर ये है कि हम तो हैं, आप तो नहीं, मैं क्योंकि मैं भी पत्थर के ज़माने के साथ साथ ही चलता हुआ आ रहा हूँ। मैंने देखा कि आजकल के जो बच्चे हैं, ये नहीं कि उनका 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 ब्रेन भी उसी, लेकिन वो ब्रेन सेल्स उनके और तरह के एक्टिवेट हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल दौर के अंदर उनके अंदर वो कुछ अजीब ही बटन लगे हुए हैं जो शायद हम लोगों की जनरेशन में वो ब्रेन सेल्स में वो चीज़ें तो होंगी, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो सकी क्योंकि हमारे पास मौके नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो आई एम सो प्राउड ऑफ अरीश फातिमा और इस तरह के सारे बच्चे जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो बढ़ते हैं आज की थर्ड गुड न्यूज़ की जानिब। तौसीक, पानी की किल्लत का सामना इंसानों को रहता है, इसी के साथ साथ बहुत से और जानदार हैं जिनको इस मसले का सामना रहता है, लेकिन इंसान किसी न किसी तरह पानी की किल्लत को जो है वो पूरा कर लेता है, कुछ वसाइल अपने इस तरह के बना लेता है, लेकिन दूसरे जानदार जो है अक्सर पानी की किल्लत की वजह से जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे सुपर हीरो से जो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी पानी का इंतज़ाम करते हैं। पैट्रिक का ताल्लुक जो है वो कीनिया से है और एक दिन पैट्रिक ने प्यास की वजह से जो है एक जंगली भैंस को मरते देखा, जिसके बाद इनका जानवरों की बेबसी का जो है इनको एहसास हुआ। इन्होंने एक टैंकर जो है वो किराए पर लिया, इसमें पानी भरा और जंगल के जानवरों को पानी पिलाने जो है वो निकल पड़े। तमाम जानवर अपने इस दोस्त को पहचानते हैं और तौसीक एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जानवर इनको कुछ नहीं कहते और जैसे ही वो टैंकर लेकर जाते हैं ना जंगल में, तो तमाम तर जो जानवर हैं वो इनके पास आ जाते हैं पैट्रिक के। अरे वाह भाई, क्या कमाल इंसान है पैट्रिक है। और आप देखें कि वो सबसे खूबसूरत बात है कि टैंकर को पहचान लिया है जानवरों ने, और क्या खूबसूरत खबर है, लेकिन क्या खूबसूरत बात है। आप देखें, हम कहते हैं ना कि इंसान को चीज़ों की पहचान हो जाती है और जानवर क्योंकि उस तरह समझ नहीं रखते, लेकिन आप देखें कि इस गुड न्यूज़ में, इस वाली में मुझे ये बात बड़ी हैरान लगी कि पैट्रिक को कोई भी जानवर जो है उससे कोई ख़तरा नहीं होता, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इसका मतलब है वो भी जो काइंड डीड की वाइब्स है ना, जानवर भी वो लेते हैं। एग्जैक्टली। असल में कहानी ये कि हम जानवरों को सुधार रहे होते हैं। अच्छा, घोड़े को हमने ट्रेन कर दिया है, ये कुत्ता है जी मेरा, ये ट्रेन्ड डॉग है। हम इंसान इसी कोशिश में हमेशा रहा कि जानवर उससे ट्रेन हो जाएं। अगर इंसान थोड़ी सी ये कोशिश कर ले कि हम भी जानवरों से कुछ ट्रेनिंग ले लें कुछ चीज़ों में, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं। और ये उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है। रिबेका, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल न्यूज़, खुश रहो, जीती रहो। थैंक यू तौसीक साहब। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सरप्राइज है मेरे लिए, पता नहीं क्या सरप्राइज है। ट्रेनर काशिफ लेके आएंगे सरप्राइज। उन्होंने कहा जी कुछ आपको हमने तैयार हो जाए, एक सरप्राइज देना है। क्या ट्रेनिंग है, कौन सा बॉडी पार्ट, किस तरह, क्या लेग्स हैं कि जनाब बाइसेप्स हैं कि ट्राइसेप्स हैं, क्या होने लगा है, ये हम इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राइजिंग पाकिस्तान में। I don't like surprises। अच्छा, वाकई में मुझे जब होता है ना कि कोई सरप्राइज, कोई फोन करके कहता है भाई एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तो मैं तो वहीं पे परेशान हो जाता हूँ। हालांकि कोई प्लेजेंट सरप्राइज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अनप्लेजेंट सरप्राइज हो, लेकिन सरप्राइजेस एक खास किस्म का इज़्तिराब, एक खास किस्म की नर्वसनेस क्रिएट कर देते हैं। हार्ट बीट की कुछ मतलब बीट्स जो है वो अप डाउन हो जाती है, पता नहीं कि अजीब सी घबराहट होती है, बिल्कुल इसी तरह की जैसे इस वक्त मुझे हो रही है, क्योंकि गुरु काशिफ ने कहा सरप्राइज एक्सरसाइज है आपके लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग तौसीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या है सरप्राइज? आपका फेवरेट एब्डोमिनल वर्कआउट। मैंने कहा पता नहीं क्या सरप्राइज है, आज मैं आपको
5 मिनट के अंदर 5 किलो वजन कम करने का तरीका, इस नहीं, तरह के ऐसा- भी आजकल इंटरनेट पे चल रही होती वो हम सिर्फ माहम को बताते होते हैं कि हमने आपके लिए लेंस लगाया हुआ है। है। उस तरह की चीजों के लिए हमारी कॉलीग महम जमाल जो है वो इंटरेस्टेड होती हैं। अच्छा जी, आज एब्स को हमने कम आज का करना है। एब्स को कम नहीं करना है, एब्स को pop up जाहिर करेंगे, करना है। जाहिर करेंगे, चर्बी को कम करने की कोशिश करेंगे, पेट को थोड़ा टाइट और अंदर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन आज मैं आपको ये तो लंबे तरीके से यानी मुश्किल तरीके से पेट की चर्बी को कम करने का तरीका बताएगा काशिफ, लेकिन सेगमेंट के आखिर में मैं आपको सबसे कम वक्त में सबसे आसान तरीके से खास तौर पे पेट का मोटापा कम करने का तरीका बताऊंगा। तैयार रहें, अभी कुछ देर में आपको बताता हूँ, पहले जरा रूटीन का काम। फटाफट वर्जिश करते हैं। वो अपने कुर्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछना था, आपके पेट का दिल तंग होता है जब आपने कुर्ता पहना हो, चलो सलवार मैं पहना हो। बता दूं फिर बता तरीका। दे, जल्दी से बता दे। भाई, पेट का मोटापा कम करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपना एक साइज बड़ा कुर्ता पहन लें। हाँ, कहाँ है मोटापा? कोई भी नहीं, फील नहीं होता, फील नहीं होता, लेकिन अपने साइज का कुर्ता पहने तो फिर पता फिर लगे। महसूस होता है। तो फिर उसके लिए ट्रेनर काशिफ हाजिर होते हैं। जैसे कि हम वो किड सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि मशीन पे हम रिलाई करने लग गए हैं आजकल। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, फैशन तो फैशन, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई है। जो लोग कहते थे नहीं नहीं जिम हमने जाके क्या करना, लेकिन एक वक्त ज़िंदगी में इंसान का ऐसा आता है कि जब आपको डॉक्टर कहता है कि नहीं भाई अब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, फिर अनफॉर्चुनेटली आपको फिर जिम की तरफ जाना पड़े, तब देर हो चुकी होती है। तो वाई नॉट स्टार्ट करते हैं। आज हमने बहुत बातें कर ली। आज हमने सबसे पहली वर्जिश की हरकत से आगाज़ करना है। हमने फ्लोर पर लेट जाना है और हमने बाइसाइकिल क्रंचेस करने हैं। इसके हाई रेपिटेशंस करेंगे ताकि हमारे एब्डोमिनल मसल्स जो हैं, एब्डोमिनल वॉल जो है अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाए। हमने 90 डिग्री एंगल पे लेग को लिफ्ट करना है। आपने लिफ्ट किया जैसे ही तो आप गौर करिए कि आपके मसल्स जो है इंगेज हो जाएंगे। आपने दोनों लेग्स लिफ्ट की ऑल द वे, ऊपर आपने ट्विस्ट करना है एंड फुल रेंज ऑफ मोशन में। अब आप देखिए कि जब मैं पीछे जाऊंगा तो मेरे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। ये क्रंच है, यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल पे स्क्वीज किया हुआ। अब यहाँ से मैं ऊपर आ रहा हूँ तो कंप्लीटली कंप्रेस्ड है मेरी एब्डोमिनल वॉल, सही है। तो अब हमने यहीं पे रहते हुए नॉन स्टॉप यहाँ पे अपने फील द बर्न, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। और अब देखिए कि गर्दन को मैंने यूं नहीं किया हुआ, अपने गर्दन को सीलिंग की तरफ रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हाई रेपिटेशंस। जब मैं हाई रेपिटेशंस करूँ तो अपने हाई रेपिटेशंस रखने हैं 30, 40, 50, 60, क्योंकि एब्डोमिनल जो है उसको ट्रेन करने के लिए, जैसे कि हमने आगाज़ में कहा कि एब्स बनाने के लिए आपको हाई रेपिटेशंस के साथ ट्रेन करना पड़ता है, ज़्यादा देर तक ट्रेन करना पड़ता है और नॉन स्टॉप बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक ट्रेन करना इसको, पड़ता है। इसी एक्सरसाइज को अगर आप फास्ट पेस पे एक दफा हमें करके दिखाइए, जो भी आप कर रहे थे ओके, दोबारा। तो मैं आपसे एक सवाल ही करना चाह रहा हूँ कि अब इसके साथ अगर यहाँ पाँव की साइड आप करते रहिए, पाँव की साइड पे अगर हम कुछ लिवर या पुलियाँ आगे लगा दें, अगर कैमरा पूरा काशिफ दिखाए तो यहाँ पे अगर हम लिवर और पुलियाँ लगा दें तो क्या बिजली भी पैदा की जा सकती है? और पाकिस्तान का बिजली का मसला भी ये बहुत एग्जैक्टली बहुत अच्छा आइडिया है। आप साइकिल भी चला सकते हैं और लिवर पुलियाँ लगाने से आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, बिजली तो पैदा होगी, लेकिन वेट चूंकि उनका होगा, इंगेज करेंगे अपने पंजों के साथ, तो टेंशन बढ़ जाएगी, तो बिजली भी पैदा होगी और मसल्स को ज़्यादा टाइटनेस मिलेगी। नेक्स्ट वर्जिश की हमारी हरकत है साथियों, हमने क्या करना है। अच्छा याद रहे कि सर्किट बेस्ड ट्रेनिंग है। हमने 30 सेकंड्स तक हमने नॉन स्टॉप हर वर्जिश की हरकत को करते रहना है, हाई रेपिटेशंस, या आप हाई रेपिटेशंस पे जाएंगे, दो आपके पास ऑप्शंस है। नेक्स्ट मूव है हमारे पास, हमने क्या करना है कि हमने इंटायर बॉडी को एक्सटेंड करना है, मसल्स को स्ट्रेच करना है, ऑल द वे लेग लिफ्ट की, और आपने टच करना है, टो टच करना है। ये बज़ाहिर बहुत आसान एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। अगर आप पेट पर से चर्बी ख़त्म करना चाहते हैं, वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज, और इसके कुछ रेपिटेशंस करने के बाद आप बिल्कुल अपनी बॉडी को फ्रेश, एनर्जेटिक और बिल्कुल नए दिन के लिए तैयार पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप कम से कम रेस्ट ले। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको वाकई में अपने एब्डोमिनल को उस पर काम करना है तो आपको कम रेस्ट चाहिए होगा और आपने ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। मैं जो है आपके जहन में आ रहा होगा कि ट्रेनिंग काशिफ अपने एब्डोमिनल को कितना दिन ट्रेन करने हैं हफ्ते में। मैं हफ्ते में 5 दिन लाजमी कम से कम टाइम देता हूँ। अपने वर्कआउट के आखिर में 10 से 15 मिनट नॉन स्टॉप बैक टू बैक एक्सरसाइजेस कर रहा होता हूँ। ये एब्स की अगर आपको एब्डोमिनल एब्स बनाने हैं, जैसा कि तौसीक भाई ने शुरू में कहा था, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज साथियों, हमने वापस पोजीशन पे आना है, अपने लेग्स को लिफ्ट करना है। जैसा कि जब हम लिफ्ट करते हैं तो आपकी रेक्टस एब्डोमिनल, जो आपका वी कट है, लोअर एब्डोमिनल, जो आपका एंगेज हो जाते हैं मसल्स, ठीक है। आपने लिफ्ट किया, थोड़ा सा वाइड किया, एक्सटेंड एंड ट्विस्ट आपने ऐड करना है, जिसमें आपके वेस्ट एरिया इन्वॉल्व होगा, साइड वॉल इन्वॉल्व हो गया। आपने
हाई रेंज, हाई रेपिटेशंस, या आपने 30 सेकंड्स तक आपने नॉन स्टॉप करना है। याद रहे कि आप जब इसको रिलैक्स करेंगे तो आपके मसल्स जो हैं उसमें खिंचाव और तनाव नहीं रहेगा, तो आपने इसको लिफ्ट करके भी रखना है। एंड नाइस एंड कंट्रोल, सांस लेते रहना आपने ऑल द वे, फुल रेंज के साथ, फुल रेंज फुल रेंज फुल रेंज। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये लेग इस पर रखी और जल्दी से वर्कआउट को आगे बढ़ाएंगे। फुल रेंज ऑल द वे, फुल आपने ट्विस्ट करना है। अब साइड वॉल्स को इन्वॉल्व करें फ्रंट मसल्स के साथ, अप ऑल द वे अप। एक साइड पे करके बताऊंगा और इसके बाद आपने दूसरी साइड पे मूव करना है। आज के इस वर्कआउट में एक मैं एडवांस्ड एक्सरसाइज की हरकत लेके आया हूँ। अच्छा, तो अभी तक जो हो रही थी एडवांस नहीं थी? एडवांस्ड आई डोंट नो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उनकी कैपेसिटी पे, स्ट्रेंथ पे, लेकिन ये जो है ये काफ़ी एडवांस्ड है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने प्लैंक पोजीशन में आना है, बेंट हुए पुशअप पोजीशन में, और आपने क्या करना है ऑल द वे वापस एंड फुल रेंज में। जी, ये काशिफ का हमने बहुत इलाज करवाया है, हर तरह के माहिर नफ्सियात को रिपोर्टें अमेरिका भी भेजी हैं, उनका इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, बस इसी तरह की हरकतें करता है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ, फिर देखिए। फुल रेंज के साथ आपने क्या करना है कि हम साइड वॉल को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक फुल रेंज ऑफ मोशन से अगेंस्ट जा रहे हैं नेगेटिव पे, एंड ऑल द वे फुल रेंज। एक्सीलेंट। कंप्रेस करना है आपने 30 सेकंड्स और हाई रेपिटेशंस। उसके बाद अदर साइड, इसके बाद हमारी लास्ट मूव है, तो उसी में वक्त की कैद क्या है, वरना हम मूव्स बढ़ा सकते हैं। ये लास्ट मूव ही है हमारी। रोल क्रंचेस करने हैं आपने, स्टैंडर्ड जो क्रंचेस होते हैं इससे इंस्पायर्ड है। क्या करना है, हमने रोल करना है आपने। अब हम क्या करें कि हम एंटायर एब्डोमिनल को ट्रेन कर रहे हैं। पहले हमने चीदा मसल्स के हिस्सों को ट्रेन किया, अब सारे पट्ठों को एंगेज करें, पेट के। वेरी नाइस, रोलिंग करनी है। तो इसके आपने 30 सेकंड्स राउंड्स, या आपने हाई रेपिटेशंस 4 सेट्स, स्मॉल ब्रेक। जबरदस्त। आई थिंक ये जो आज आप क्रंचेस बेस्ड एब्स के वर्कआउट का गुलदस्ता बना के लाएं, ये 5-6 एक्सरसाइजेस अगर बॉडी हम वेट के अपनी साथ, बॉडी वेट के साथ देखें, कोई वेट्स नहीं है, कुछ नहीं, अगर ये आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, जैसे कि ट्रेनर काशिफ ने कहा कि 15 मिनट रोज चले, 15 मिनट रोज ना सही 5 से 10 मिनट रोज आप निकाल लें और ये एक्सरसाइजेस करें, आपको फिर कढ़ाइयाँ निहारियाँ भी खाएं, नहीं इतना भी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको जो पसंदीदा शौक की चीज़ें हैं वो खाते हुए आपको गिल्ट नहीं होगा। देखिए, अगर आपने आज ग्रेड्स की दौड़ में जाना है कि अगर आपने वाकई कुछ करना है तो फिर उसके लिए करना पड़ता है ना आपको सैक्रिफाइस, तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होती है। यहाँ तो आप खाई जाएं और करते जाएं एक्सरसाइज, यहाँ तो आपका डिज़ायर्ड गोल है जी मैंने डब्बियाँ बनानी है, जैसे डब्बियों की बात हुई शुरू में, डब्बियाँ कौन सी, एब्स की, तो फिर उसके लिए आपको करना पड़ेगा डाइट का ख्याल प्रॉपर, वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल उसकी रिजीम होती है। तो अगर आप माचिस की डिब्बियों पे खुश हैं तो बस बिल्कुल ठीक, डिपेंड्स ऑन यू, इट्स ऑल राइट। 8 माचिस की डिब्बियां सामने रखें, बस रोज उनको देखें, एज लॉन्ग एज आपकी मशीनरी क्लीन है तो वो मैटर करते हैं। थैंक यू वेरी मच गुरु काशिफ, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे फिल्मी मुस्तफा, और मुस्तफा है आज नौकर वोटीदा। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सेगमेंट है हमारा फिल्मी, और मेरे साथ है मुस्तफा रिजवी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप तो यूजुअली स्टार्स को, पाकिस्तानी सिनेमा को ट्रिब्यूट देते हैं, प्रोफाइल करते हैं फिल्मों के, लेकिन आज आपने सेगमेंट चेंज किया। आपने कहा मैं किसी फिल्मी कहानी पे नहीं, मैं अपनी जाती कहानी पे बात करूं। जी हाँ, मैंने सोचा कि थोड़ा मैं अपने बारे में भी लोगों को बताऊं कि भाई मैं कौन हूँ, हाँ, और मेरी जिंदगी क्या कहानी। जी हाँ। तो सुना कि 2 जुमलों में पूरी कहानी मुकम्मल हो गई है। बहुत प्रिसाइसली मैंने कोशिश की, क्योंकि टाइम कम होता है, तो मैंने कहा तफसील में नहीं जाते। ठीक है। पहली जो आज 2 फिल्मों को हम फीचर करें, जो पहली फिल्म है उसका नाम है मेरा नाम है मोहब्बत। ठीक है, तो खैर मेरा नाम, आपकी जिंदगी की आधी कहानी है, शुरुआत यहाँ से होती है, मेरा नाम है मोहब्बत, और फिर उसके बाद क्या हुआ? बाद इख्तिताम जो है वो इस पे होता है नौकर वोटी दा। तो फिर जी, मेरा नाम है मोहब्बत,
ये मुस्तफ़ा की आधी कहानी और बाकी आधी कहानी नौकर वोटी था। और एक साल में खत्म हो रही है क्योंकि 1975 में एक फिल्म है और 1974 में दूसरी है, तो ये एक साल के अंदर अंदर मेरी जिंदगी की पूरी कहानी जो है खत्म हो रही है, तो ये भी आप देख लें। ग्रेट। और दोनों ऑन अ सीरियस नोट मुस्तफ़ा, दोनों बड़ी आइकॉनिक फिल्म्स है ना जी, सुपर डुपर हिट फिल्म्स। तो आज आप इनको प्रोफाइल करेंगे? एग्जैक्टली जी, प्रोफाइल करूंगा क्योंकि ये फिल्म जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि चाइना में भी इसने अराउंड 60 मिलियन टिकट्स सेल किए हैं। वाह। It was a super और duper गुलाम मोहिउद्दीन साहब उसमें बाबर जी हाँ। शरीफ के अगेंस्ट है ना जी? बिल्कुल जी, वो भी इसके अंदर थे और एक बहुत अच्छी पेयरिंग थी। मगर इस फिल्म की जो कहानी है वो इसका क्रक्स है। ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस के बारे में बहुत बात होती है क्योंकि एक बहुत बड़ी हिट थी, इसने सिनेमा को बहुत सपोर्ट भी किया। अच्छा, बड़ी इमोशनल किस्म की इसकी जरा कहानी के बारे में आप ट्रेजिक, जरा unfold बहुत करें। ही ट्रेजिक है ना? ट्रेजिक कहानी सुना है। काफी मतलब आंसू वांसू और जी हाँ, वेरी और इसके ऊपर बहुत सी कहानियां उसके बाद दुपट्टे निचोड़े जाते थे दुपट्टे सिनेमा। निचोड़े जाते थे और बाल्टियां लेके साथ जाई जाती थी। रो रो के बाल्टियां भर जाती थी, तो तब भी और भी असिस्टेंट चाहिए होती थी, तो बाकायदा सिनेमा घरों के बाहर बाल्टियां पड़ी होती थी, इस तरह की कहानी। मगर सच में तौसीक भाई ये कि इसमें जो कैरेक्टर है बाबरा शरीफ का, उन्होंने इसको प्ले भी बहुत अच्छी तरह किया, बाखूबी किया, क्योंकि एक ऐसी लड़की है जिसको कैंसर है और वो अपने माँ बाप से शेयर नहीं करती इस बात को। जो उनकी ज़िंदगी में अब ये एक नया इंसान आता है जिनका नाम शायद मोहब्बत होगा, तो वो उनसे भी बात खबर नहीं शेयर करती क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो नेगेटिव वाइब दे या डिप्रेस करें किसी को। मगर एंड में ऑब्वियसली पता लग जाता है जब है, उसके। हाँ। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इमोशनल। ट्रेजिक एंडिंग है। एंडिंग क्या है ये नहीं बताऊंगा, मगर ट्रेजिक। लेकिन और मुस्तफ़ा आप ये देखिए कि 1970 कौन सा सन है? 1975 1975 की ये फिल्म है। तो सोचिए कैंसर आज भी बहुत से कैंसर की फॉर्म्स हैं जिसमें सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ गया है, लेकिन कैंसर आज भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी। तो सोचिए आज से 40-45 साल पहले कैंसर बिल्कुल ही एक मौत का पैगाम हुआ करता था। तो इसलिए भी वो इमोशनल फैक्टर जो है ना वो बड़ा ज्यादा था। और इतनी खूबसूरत बाबरा शरीफ को कैंसर हो गया, तो वो वाला जो एक एलिमेंट था ना, वो सिनेमा घरों में बाल्टियां जो आंसुओं से भरती थी, उसकी एक फैक्टर ये भी था। एग्जैक्टली। और बहुत ही इमोशनल कहानी। इसने वन द बेस्ट निगार अवार्ड इन 1975 फॉर द बेस्ट फिल्म, तो ये ऑब्वियसली बनता भी था। और इसका म्यूज़िक भी बहुत खूबसूरत। और ये सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसने एक इतने सेंसिटिव टॉपिक को टच किया। अक्सर इस तरह की कहानियाँ नहीं बनती थी, मगर मैं हमेशा कहता हूँ मुझे इस शो पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं बता सकूँ कि कितना अच्छा और कितनी अच्छा काम हमारे राइटर्स ने इसमें किया है और जो जितने लोगों ने स्क्रीन प्ले इसका लिखा है। अब होपफुली लोग आज भी इन फिल्मों को कहीं ना कहीं सिनेमा घर में दिखाना चाहिए ताकि एक एजुकेशन के पर्पज से, क्योंकि इतनी खूबसूरत कहानी हमसे दूर नहीं जानी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी इस वक्त जनरेशन के नुमाइंदे के तौर पे कि अगर मेरा नाम है मोहब्बत या ऐसी दूसरी बड़ी फिल्में जो पाकिस्तान की सुपर आइकॉनिक मूवीज़ हैं, उनको अगर अब सिनेमा घरों में रिलीज़ किया जाए, चलेंगी? मुझे लगता है कि अगर उसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन को ठीक कर लिया जाए, जो कि अब टेक्नोलॉजी के मदद से हो सकता है, आई एम श्योर कि चलेंगी। बिकॉज और उसकी मार्केटिंग शायद जरा हाइप क्रिएट करके की जाए। एग्जैक्टली, आई थिंक हल्की सी मार्केटिंग भी करें तो वो जो एक चार्म है ना उनका, वो अभी भी बरकरार है, बस वो लोगों की नज़रों के सामने नहीं उस तरह से। देखिए अब इन फिल्मों को जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम जाके देखा, मोस्टली मैं तो खैर 75 में मैं 5 साल का था, लेकिन उसके बाद में जो हमारी 80s और 90s की मूवीज़ हैं, हमने तो हम फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं। Exactly. तो हमें तो वो एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर भी होगा। तो मतलब अब जीवा अगर लगे दोबारा तो या आईना दोबारा लगे या कुर्बानी दोबारा लगे, तो मैं तो फौरन जाके दोबारा देखूंगा। हालांकि 2-2 दफा 3-3 दफा देखी हुई फिल्म है। सो वो हमारी जनरेशन का तो वो एक नॉस्टैल्जिक एलिमेंट होगा, लेकिन आपकी जनरेशन शायद आउट ऑफ इंटरेस्ट जाके क्यूरियोसिटी देखे। एग्जैक्टली, एंड आई एम श्योर कि देखेंगे, क्योंकि मैं जितना इनके बारे में पढ़ता हूँ मेरा दिल करता है कि मैं इसको एक बहुत अच्छे जिसको कहते हैं ना कि रिजल्ट के अंदर या एक बहुत अच्छी ऑडियो के साथ मैं भी इसको देख सकूं और एंजॉय कर सकूं। जो दूसरी फिल्म है, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा और मेरा राज सारे फाश कर दिए कि मेरी ज़िंदगी का जो दूसरा हिस्सा है उसको बयान करती है नौकर वोटीदा। तो ये भी बड़ा मज़ेदार स्क्रिप्ट है। मगर उससे पहले थोड़ा सा उर्दू में तर्जुमा भी कर दें। नौकर नौकर, वोटी से मुराद दुल्हन, ठीक है? दुल्हन का नौकर, ये इसका लफ्जी तर्जुमा। जी हाँ, मुनव्वर ज़रीफ, ठीक है, क्या बात। और क्या खूबसूरत एक्टिंग उन्होंने की है। थोड़े से मैंने इसके क्लिप्स देखे भी तो मज़ा आ गया। इंटरेस्टिंग कहानी है। आसिया हैं इसके साथ, उनके साथ इसमें मुमताज़ हैं एंड अफजल अहमद साहब जो हैं वो इसमें, तो एक मज़ेदार कास्ट है। मगर मोहम्मद ज़रीफ साहब जो हैं
उनको हमेशा लोग एसोसिएट करते हैं कि कॉमेडी के साथ ऑब्वियसली, क्योंकि ही इज़ नोन फॉर दैट, मगर उन्होंने इसमें बड़ी संजीदा एक्टिंग भी की है, बीच बीच में अलग अलग इमोशनल मोमेंट्स को भी बड़ा अच्छा बखूबी निभाया। तो जी मुनव्वर ज़रीफ जब इमोशनल डायलॉग जिसे कहते हैं ना, पंच लाइन डायलॉग पीक पे फेंका जब करते देते थे थे तो तो बड़ा जनाब वो क्लैप वाले सीन रोंगटे होता खड़े था। हो जाते थे। हाँ। और मैंने जो 2-4 क्लिप्स में देख सका तो आई वाज थ्रिल्ड। अच्छा, ये आपकी सॉरी आपकी नहीं, इस फिल्म की कहानी क्या है? मेरी कहानी कुछ यूं ही है इस फिल्म अच्छा, जैसी। फिल्म में क्या होता है? नौकर वोटी दा का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा जी, नौकर वोटी दा जो है एक बड़ी आइकॉनिक फिल्म है, और मेरे ख्याल से ये कहा जाता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा आइकॉनिक फिल्म का इसको टाइटल और खिताब मिला है, क्योंकि सच में ये बहुत आइकॉनिक है। इसको निगार अवार्ड्स भी मिले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, बेस्ट म्यूजिशियन, मतलब हर अवार्ड इस फिल्म में लिया। जो आपका सवाल है वो उसका जवाब मैं आपको यूँ दूंगा कि इसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो मोहम्मद ज़रीफ साहब के साथ, मुनव्वर ज़रीफ साहब, मोहम्मद ज़रीफ साहब के अगेंस्ट, मुनव्वर ज़रीफ जी मुनव्वर ज़रीफ साहब के अगेंस्ट इसमें है। तो उनका जो रोल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो इनको बोलती हैं कि जी मेरे वालिद को पता ना चले, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो आपको मेरे हस्बैंड की एक्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा। और जी ये उनको एक्टिंग करनी पड़ती है, और वो उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, वो किसी और में इंटरेस्टेड होते हैं, मगर वो फोर्सफुल एक्टिंग होती है, और वो उसमें जो कॉमेडी क्रिएट हो रही होती है उसके बीच में, और कहीं कहीं जो झूठे आंसू बहाए जा रहे होते हैं जज्बात के, इमोशंस के, वो इस कहानी का बेसिकली क्रस्ट है और जिस्ट है। और जिसको मैं कहता हूँ कि आज की दुनिया में अगर इस तरह का स्क्रिप्ट आप सोचें कि अगर ये सेलुलॉइड पे आता है तो ये कितना ही मज़ेदार और कितना इंटरटेनिंग होगा। और मैं तो ये देखते हुए सोचा था कि आज अगर इस कहानी को कोई प्ले करेगा तो कौन एक्टर्स होंगे, ये भी मेरे दिमाग में आ रहा था, मगर सोचना मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है आज हमारे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार एक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ साहब का काम रीडू करना बड़ा मुश्किल काम। जी हाँ, मुनव्वर ज़रीफ साहब जो हैं वो एक बहुत ही टैलेंटेड, और जितना मैंने उन पे हमने एक दफ़ा पहले भी शो किया हुआ है, और तब मैंने उनकी कुछ और फिल्मों का जिक्र किया था, कुछ और परफॉर्मेंसेस का जिक्र किया था, प्रोफाइल किया, ट्रिब्यूट किया एग्जैक्टली, था। हमने उनके कुछ गाने भी प्ले किए थे। मगर फिर जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा वाओ, कि मुनव्वर ज़रीफ एक इंसान में कितने डिफरेंट शख्सियात हैं, कितना डिफरेंट पहलू हैं एक आर्टिस्ट के, और कितनी रेंज ऑफ परफॉर्मेंस है, जो आज हमें नज़र आता है कि आई एम ओनली अ सीरियस एक्टर, या मैं इस तरह के रोल करूँगा। उस ज़माने के एक्टर्स में ये देखा जाता था, इवन कि मेरा नाम है मोहब्बत के अंदर बाबरा शरीफ का जो रोल है उसमें ये नहीं कि सिर्फ वो डिप्रेस्ड हैं थ्रू आउट द फिल्म, वो एक बड़ी पॉजिटिव नोट पे फिल्म शुरू होती है, उसमें मोहब्बत है, क्योंकि ऑडियंस को भी बड़ा तरीके से डिस्क्लोज किया जाता है। तो जो रेंज होती है ना उन एक्टर्स की, जो रेंज थी वो आज उतनी रेंज नहीं है, जो जिसमें मुझे लगता है कि हमें इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। मैं तो लेता हूँ, हर रिसर्च में लेता हूँ, और नर्वस भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हमारी इतनी जगह नहीं बनती कि हम उनको ट्रिब्यूट भी दें, मगर अपनी पूरी कोशिश करते हैं। मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच, तुमने दोनों ज़बरदस्त फिल्में याद दिलाई, और मुनव्वर ज़रीफ साहब की इस वक्त मुझे शरारत याद आ रही है, उनकी शरारत फिल्म भी, और एक से बढ़ के एक फिल्म। ऑल द बेस्ट, जीते रहो, बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी मैंने मुलाकात करवानी एक बहुत ही दिलचस्प खातून से। नाम है इनका सिद्दीक़ा मलिक, एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, और पाकिस्तान के और इस खित्ते की जो कढ़ाइयाँ हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसमें ख़ासतौर पर कढ़ाइयों को का जो एक डाइंग क्राफ्ट था, बहुत से टांके हमारे ऐसे थे जो अब ख़त्म होते जा रहे थे, उनके माहिरीन ख़त्म होते, उनके फ़नकार, उनके हुनरमंद ख़त्म होते जा रहे थे, उनको इन्होंने टेक्नोलॉजी के ज़रिए, स्मार्टफोन और आईपैड्स के ज़रिए रिवाइव किया है, और अब ये डाइंग आर्ट जो है वो दोबारा से ज़िंदा हुई। पूरी कहानी और बड़े मज़े की इनकी बातें होती हैं, इनसे आपको मिलवाऊंगा इस ब्रेक के बाद।